नमस्ते विद्यार्थियों, अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वेलकम। जैसे कि हमारा इससे पहले वाला वीडियो 17 अप्रैल को संसाधन भूगोल के लिए शेयर किया गया था और शेखावटी यूनिवर्सिटी का 19 अप्रैल को संसाधन भूगोल का पेपर लगा। 19 अप्रैल के पेपर में आपने देखा कि 9 निबंधात्मक प्रश्नों में से 8 निबंधात्मक प्रश्न हमारे अभिनव वनडे सीरीज के मॉडल पेपर में से हुबहू थे। इससे आपको निश्चित रूप से यकीन हो गया होगा कि अभिनव वनडे सीरीज निश्चित रूप से एक यूनिक सीरीज है, जिसमें हमारे जैसे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा वनडे सीरीज तैयार की जा रही है। आप लोगों के लिए मात्र 24 घंटे में इंपोर्टेंट प्रश्नों का संकलन करके आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। आप निश्चित रूप से उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। हमारे इस सेशन को, हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में हमारी अभिनव वनडे सीरीज साइंस और आर्ट फैकल्टी के लिए विद सॉल्यूशन मार्केट में आने वाली है। लेकिन 2023 में हमने केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर तैयार किए हैं। वो मॉडल पेपर के द्वारा आपको विश्वास हो जाएगा कि अभिनव वनडे सीरीज कितनी यूनिक सीरीज है और निश्चित रूप से इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आज जैसा कि हमारा दूसरा वीडियो है, 25 अप्रैल को शेखावटी यूनिवर्सिटी का बीए और बीएससी पार्ट सेकंड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मानव भूगोल का पेपर होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स के मानव भूगोल सब्जेक्ट है, आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज के इस सेशन में आपको यही बताना चाहेंगे कि मानव भूगोल के पेपर में जो प्रश्न हमने 15 मॉडल पेपर तैयार इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार किए हैं, हमारे इस मॉडल पेपर में जो 15 प्रश्न हैं, कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये प्रश्न हुबहू आपके शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। जब ये प्रश्न आपके सामने होंगे, आप किस तरीके से इंपॉर्टेंट बिंदु बना करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके इन प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे, आज के इस सेशन में केवल मात्र यही बताया जाएगा। अक्सर विद्यार्थियों को पेपर का उत्तर तो आता है, प्रश्न का उत्तर तो आता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन यानी उसका उत्तर देना नहीं आता। यानी तरीके क्या होना चाहिए, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, उस स्टेप्स को आप तैयार कर लें। ये स्टेप्स ही आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपके इन प्रश्नों के स्टेप्स क्या होने चाहिए। यदि आपके पास स्टेप्स हैं यानी बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, आपके लिखने का तरीका आपके पास है, अच्छी लेखन शैली है, आपके पास नॉलेज है, मानचित्र हैं, इसके अलावा डायग्राम है, तो यदि आप इन तरीके से करते हुए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट तथ्यों को यदि आप अंडरलाइन करते हैं, ये सब चीज़ें यदि आपके पेपर के अंदर, आपके उत्तर माला के अंदर, यदि आप उत्तर पुस्तिका में आप रखते हैं, इन सब का समायोजन करते हैं, निश्चित रूप से आपके एग्जामिनर 15 में से 13, 14 या 12 अंक निश्चित रूप से देगा। आप इनका इस्तेमाल करें, हमारा अनुकरण करें, हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। आप तो आइएगा, आप सभी हमारे अभिनव वनडे सीरीज के दूसरे मॉडल पेपर को आप देखें। जो स्टूडेंट मानव भूगोल का पेपर देंगे, निश्चित रूप से हमारे अभिनव वनडे सीरीज को देखना न भूलें। आइए, सबसे पहले हम देखते हैं बीए बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष का ये पेपर है और द्वितीय प्रश्न पत्र है और ये इसका नाम होगा मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। ये हमारा मॉडल पेपर है। देखिए, नोट लगा करके हमने ये लिखा है। प्रत्येक विद्यार्थी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चयन करते हुए, ध्यान दीजिए, इस पेपर में भी 3 सेक्शन होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी। ध्यान दीजिए, लेकिन पहला जो प्रश्न होगा इन 3 सेक्शन के अलावा होगा। यानी पहला प्रश्न अनिवार्य होगा, कंपलसरी है, लेकिन पहले प्रश्न के बाद में जो 9 प्रश्न होंगे वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तीनों सेक्शन में आपको 4 प्रश्न करने हैं और पहला प्रश्न वैसे ही अनिवार्य है, तो पहला प्रश्न हो गया और 4 प्रश्न इन तीनों सेक्शन में से करने हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रत्येक सेक्शन में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से करते हुए आपको कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार एक पहला प्रश्न और 4 ये टोटल आपके 5 प्रश्न हो चुके हैं। इस तरीके से 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं।
तो इसमें नोट लगा करके ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है। ये निश्चित रूप से आपके क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये आपका पहला प्रश्न आ चुका है। पहले प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहूंगा। प्रश्न संख्या 1 2 भागों में विभाजित है, यानी पहला प्रश्न है ये 2 भागों में विभाजित है, ए और ब, जिसमें प्रश्न 1 ए में दिए गए तथ्यों को उपलब्ध करवाए गए मानचित्र में दर्शाना है। ये पहले प्रश्न का ए सेक्शन है। इसके लिए आपको मानचित्र दिया जाएगा विश्व का, और इस विश्व के मानचित्र में जो तथ्य प्रश्न पत्र में आए हैं उन तथ्यों को मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है। तथा प्रश्न 1 ब में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में देने हैं। और ये जो पहले का ब सेक्शन है इसमें शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। उन लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इस प्रकार ए सेक्शन मानचित्र का होगा और ब सेक्शन में शॉर्ट आंसर होंगे। इस प्रकार ये एक यानी पहला प्रश्न 15 अंक का आर्ट फैकल्टी के लिए और 10 अंक का साइंस फैकल्टी के लिए होगा। इस तरीके से आपका ये डिवाइडेशन होगा। ध्यान दीजिए, ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। पहले प्रश्न के बाद में जब अगले प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं तो अगले 9 प्रश्न 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। ध्यान दीजिए, आगे 9 प्रश्न पढ़ेंगे, हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न करने के बाद में पहला सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर 3 या 4 प्रश्न हमने मॉडल पेपर के अंदर डाले हैं। आपको पहले सेक्शन के अंदर एक प्रश्न जरूर करना है। देखिए, हमारे मॉडल पेपर के अंदर पहले सेक्शन का पहला प्रश्न वैसे क्रम संख्या 2 है। इसके अंदर देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र को समझाइए। यानी पहला प्रश्न निबंधात्मक 4 टुकड़ों में डिवाइड है। यहां पर ध्यान दीजिए, मानव भूगोल का अर्थ बताना है। जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या होगा, मानव भूगोल का अर्थ होगा, मीनिंग ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मानव भूगोल की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल की डेफिनेशंस दी हैं, वो डेफिनेशंस आप याद रखें और उन डेफिनेशंस के द्वारा आप इन प्रश्नों के उत्तर दें। तीसरा जो पॉइंट होगा, मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल की नेचर क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और चौथा पॉइंट क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, सब्जेक्ट स्कोप, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ये एक्सप्लेन करना है। और पांचवा पॉइंट हो सकता है निष्कर्ष। आप अपने शब्दों में पूरे प्रश्न को जो 4 पॉइंट के माध्यम से एक्सप्लेन किए हो, इन चारों पॉइंट्स के सारगर्भित तथ्यों को निष्कर्ष में पिरोते हुए आप निष्कर्ष लिख सकते हो। इस प्रकार इस प्रश्न के 5 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर फर्स्ट अर्थ, नंबर सेकंड परिभाषा, नंबर थर्ड प्रकृति, नंबर फोर्थ विषय क्षेत्र और नंबर 5 निष्कर्ष। इस प्रकार से ये प्रश्न यदि मानव भूगोल से संबंधित आता है, इन पॉइंट्स के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि इस तरीके से उत्तर देते हैं, निश्चित रूप से विद्यार्थियों आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपके 15 में से 12, 13, 14 या 15 अंक निश्चित रूप से एग्जामिनर देगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न के ऊपर जब आप बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 3 है ये, मानव भूगोल के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए, यदि ह्यूमन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मानव भूगोल के 3 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तीनों सिद्धांतों में निश्चित रूप से लघुत्तरात्मक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न भी आ जाता है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि तीनों सिद्धांतों को ही आपको पूछा जाए।
हो सकता है कि किसी एक सिद्धांत का प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। मैं तीनों सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर मानव भूगोल के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करना है। सबसे पहले तो मानव भूगोल के सिद्धांतों का आप परिचय देंगे। मानव भूगोल के सिद्धांत, इनका आपको परिचय देना है कि मानव भूगोल के सिद्धांत क्या है। फिर देखिएगा मानव भूगोल के सिद्धांत जब आप लिख दें तो मानव भूगोल के सिद्धांत 3 हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला एक सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। और तीसरा है, देखिए पहला कौन सा हो गया? पार्थिव एकता का सिद्धांत, दूसरा हो गया क्रियाशीलता का सिद्धांत, और तीसरा हो गया समायोजन का सिद्धांत, यानी वातावरण समायोजन। यहां पर आप वातावरण समायोजन लिख सकते हैं कि वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इस तरीके से 3 सिद्धांत है। तीनों सिद्धांतों का आप इस तरीके से, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, या डायग्राम बना करके पहले तीनों सिद्धांतों के नाम लिखें। नाम लिखने के बाद में देखिएगा अगला स्टेप शुरू होता है, फिर आप एक एक सिद्धांत के बारे में विस्तार से वर्णन करें। इसके बाद में आप अगला स्टेप ले सकते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत, और पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में पूरे तथ्य आप प्रस्तुत कीजिए। ये पूरा होने के बाद में क्रियाशीलता के सिद्धांत के आप लेकर के पॉइंट बना करके फिर इसको एक्सप्लेन करें। इसके बाद में तीसरा जो सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, इसको आप तीसरे रूप में लिख करके, तीसरे बिंदु के रूप में लिख सके आप इसको एक्सप्लेन करें। इस तरीके से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका होगा, और लास्ट में आप निष्कर्ष अपने शब्दों में पूरे प्रश्न का सार निष्कर्ष रूप में लिखते हुए इस प्रश्न को समेटें। ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, आपको फिर से कहना चाहूंगा कि 15 में से 15, 14, 13, 12 नंबर आपके निश्चित रूप से एग्जामिनर देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके समझ में आ गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, जिसको रुको व जाओ, स्टॉप एंड गो भी कहते हैं, का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपके ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आज तक के विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आए बिना नहीं रहा है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से जरूर कहीं ना कहीं से प्रश्न आपके सामने होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी यहां से प्रश्न पुटअप किया जाएगा, और बड़ा प्रश्न भी यानी निबंधात्मक प्रश्न भी आपके सामने इसके द्वारा आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न कैसे आप करेंगे। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके सामने होगा तो सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए। 5-7 लाइनें आप परिचय के बारे में संक्षिप्त रूप में आप लिखिए। मानव और प्रकृति के बीच में संबंधों को लेकर के ये 3 अवधारणाएं हमारे सामने हैं, 3 विचारधाराएं सामने हैं। नीतिवाद, जिसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, पर्यावरणवाद भी कहते हैं, संभववाद, और तीसरा है नवनीतिवाद, जिसको नव प्रकृतिवाद भी कहते हैं, नव पर्यावरणवाद भी कहते हैं। और ये ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है, विचारधारा है, इसको स्टॉप एंड गो यानी रुको और जाओ के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान दीजिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हो गया, इसका परिचय। दूसरा क्या हो गया, दूसरा इसका डायग्राम के माध्यम से आप लिख सकते हैं। पहला नीतिवाद, नीतिवाद के यहां पर आप प्रतिपादक लिख सकते हैं, इसके समर्थक कौन कौन है वो लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न में रोचकता आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा कौन सा है, संभववाद। संभववाद के बारे में भी प्रतिपादक लिख सकते हैं और समर्थक लिख सकते हैं। ऐसे तीसरा सिद्धांत है, विचारधारा है नवनीतिवाद, इसके भी आप प्रतिपादक लिख सकते हैं और समर्थक लिख सकते हैं।
इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से आप पहले तीनों विचारधाराओं को लिखिए और लिखने के बाद में फिर 1 बाय 1 आप इनको एक्सप्लेन करें। इसके बाद में आप नीतिवाद लें, नीतिवाद को डिटेल से आप समझाएं, फिर संभववाद लें और फिर नवनीतिवाद को लें। इन तीनों की आलोचनात्मक व्याख्या भी करें कि तीनों अवधारणाओं में क्या कमी है, आलोचना कैसे की जा सकती है, और आलोचना करने के बाद में इसकी समालोचना भी करें। इस तरीके से आप यदि करते हैं तो यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका होगा और निश्चित रूप से आपके 15 में से 15, 14 या 13 या 12 अंक आपको मिल जाएंगे। तो लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए आप, क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जीन ब्रोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हंटिंगटन द्वारा प्रतिपादित मानव भूगोल के आधारभूत तथ्य। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन ब्रोन्स और हंटिंगटन, इनके द्वारा जो दिए गए या प्रतिपादित किए गए मानव भूगोल के आधारभूत तथ्य हैं, उनका वर्णन करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न आता है। यहां से भी लघुत्तरात्मक प्रश्न भी बनता है तो निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है। आपको बताना चाहूंगा, यदि सबसे पहले आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप परिचय दें, भूमिका बनाएं 5 से 7 लाइनों। इसके बाद में आप डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर डायग्राम बना सकते हैं, मानव भूगोल के तथ्य, मानव भूगोल के तथ्य। देखिए ध्यान देना, मानव भूगोल के तथ्य किनके द्वारा दिए गए हैं। एक जीन ब्रून्स के द्वारा है और दूसरा हंटिंगटन के द्वारा है। इसके बाद आप जीन ब्रून्स के द्वारा दिए गए तथ्यों को पॉइंट्स के द्वारा लिख सकते हैं। यहां पर केवल बिंदु लिखने हैं, तथ्यों का नाम लिखने हैं। ऐसे यहां पर हंटिंगटन के द्वारा दिए गए तथ्यों के नाम लिखने हैं। इतना काम होने के बाद, यानी एक तरीके से ये डायग्राम बन चुका है। इसके बाद में अगला पॉइंट, आप जीन ब्रून्स के द्वारा दिए गए तथ्यों का वर्णन करें। जब जीन ब्रून्स के द्वारा दिए गए तथ्यों का वर्णन आप कर देंगे, उसके बाद में मोटे अक्षरों में अगला पॉइंट लिखें, हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित तथ्य। आप हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित तथ्यों का वर्णन करें। जब ये काम हो चुका होगा, इसके बाद में आप निष्कर्ष लिखें। लास्ट का बिंदु क्या होगा, निष्कर्ष। आप जीन ब्रून्स और हंटिंगटन के तथ्यों के द्वारा जो आपने निचोड़ निकाला है, सारगर्भित तथ्य आपने जुटाए हैं, वो आप अपने शब्दों के माध्यम से निष्कर्ष वाले बिंदु में आप लिख डालें। यदि ऐसा आप करते हैं, निश्चित रूप से आपके 15 में से बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। यकीन कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर आप बढ़ें तो अगला प्रश्न देखिएगा, यानी बे सेक्शन शुरू हो चुका है। ए सेक्शन के अंदर जो प्रश्न इंपोर्टेंट हमारे मॉडल पेपर में थे जिनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है, बे सेक्शन आ चुका है। बे सेक्शन में हमने हमारे मॉडल पेपर में क्या प्रश्न रखे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 6वां प्रश्न है प्रजाति। प्रजाति का अर्थ बताना है, वर्गीकरण और लक्षणों पर प्रकाश डालना है। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न विद्वानों ने प्रजातियों के अर्थ, प्रजातियों के लक्षण बताए हैं और प्रजातियों के प्रकार बताए हैं। विभिन्न विद्वानों ने बताए हैं, उनमें ग्रिफिथ टेलर का प्रजाति वर्गीकरण सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप वर्णन करना न भूलें। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या इसके बारे में अपने विचार दिए हैं, आप पढ़िए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को पढ़ करके आप इन शब्दों में, इन तथ्यों में, इन बिंदुओं में आप इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या बनेगा, आप प्रजाति का अर्थ, यानी प्रजाति जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया, प्रजाति शब्द कैसे आया और इसका अर्थ क्या बनता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये आप लिखिए। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो चुका, प्रजाति का अर्थ। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण या प्रकार। प्रजातियों के कितने प्रकार हैं, अलग अलग विद्वानों के द्वारा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लक्षण।
जो प्रजातियों के प्रकार किए हैं उनके क्या लक्षण हैं, वो लक्षण भी साथ में भी लिख सकते हैं आप। प्रजाति का नाम लिखें, उनके लक्षण बताएं कि इस प्रजाति के ये लक्षण हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न को लिखते जाएं। और लास्ट का पॉइंट आता है निष्कर्ष। जब आपने ये प्रश्न पूरा लिखा है तो आप इसका निचोड़ लिखें, 5 से 7 लाइनों में इसका निष्कर्ष लिखें, सारगर्भित तथ्य आप जुटा करके अपने शब्दों में इसको लिखिए। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, ग्रिफिथ टेलर के, ध्यान दीजिए, ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ये प्रश्न छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। प्रवास के कुछ कटिबंध यानी जोन बनते हैं। जब माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट होता है, तो प्रजातियां जब माइग्रेट करती हैं तो उसके कुछ जोन बनते हैं। उन जोन के बारे में यानी कटिबंध के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने अपने बहुत विस्तृत रूप से विचार दिए। उन विचारों को आप समाकलित करते हुए आप अपने शब्दों में लिखिए और प्रवास संबंधी इस सिद्धांत को आप समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत को जब आप समझाएंगे तो प्रवास का सबसे पहले आप अर्थ बताएं। पहला पॉइंट क्या होगा? प्रवास का अर्थ, की प्रवास होता क्या है। इसके बाद में अगला पॉइंट आएगा ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। फिर जब आप इसको विस्तार से आप समझा देंगे, विस्तार से एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लास्ट में अगला पॉइंट आता है निष्कर्ष। आप निष्कर्ष रूप में क्या लिखना चाहेंगे, यानी सिद्धांत के बारे में आप सारगर्भित निचोड़ क्या लिखेंगे वो लिखिए। और ये लिखने के साथ ही ये लीजिए, आपका ये प्रश्न भी तैयार हो चुका है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, बुशमैन, एस्किमो, पिग्मी जनजातियों के आवास, रहन सहन व अर्थव्यवस्था को समझाइए। ध्यान दीजिए, इन जनजातियों से संबंधित प्रश्न भी बहुत ही बार बार रिपीट होता है। एस्किमो अलग से पूछ लिया जाए, अकेले पिग्मी का पूछ लिया जाए, अकेले बुशमैन का पूछ लिया जाए, या तीनों का एक साथ पूछ लिया जाए, लेकिन निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर आता ही है। आप विश्वास कीजिए अभिनव वनडे सीरीज के ऊपर। और मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और हमारे अभिनव वनडे सीरीज को आप पढ़ना न भूलें। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का जब जवाब देंगे आप सबसे पहले, तो देखिए ये तीनों ही जनजातियां हैं। सबसे पहले आप ये लिखिए, पहला पॉइंट क्या होगा? जनजाति का अर्थ, यानी जनजाति होती क्या है, इसका अर्थ मीनिंग लिखिए आप 2 से 4 लाइनों में। इसके बाद में प्रमुख जनजातियां, और इनका आप यहां पर डायग्राम बना सकते हैं एक तरीके से। प्रमुख जनजातियां कौन कौन है, जैसे 3 के नाम दे रखे हैं यहां पर, एस्किमो, पिग्मी और बुशमैन। इस तरीके से अपने प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम आप समाकलित करें। डायग्राम से आपका प्रश्न बहुत ही मजबूत लगेगा एग्जामिनर को, कि आपने उत्तर के अंदर बहुत सारी चीजें समायोजित की हैं। केवल आपने आपके नॉलेज को प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन नॉलेज आपका ज्ञान है किसी विषय के बारे में, तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, एक बहुत सुंदर तरीका, सबसे बेस्ट सुपर तरीका क्या हो सकता है, वो तरीका आपको प्रेजेंट करना है इसके माध्यम से। तो ये तरीका आप करना नहीं भूलें। ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, जहां भी आवश्यकता है मानचित्र, जहां भी आवश्यकता है इंपोर्टेंट तथ्यों को अंडरलाइन करें आप, जहां भी आवश्यकता है आप ग्राफ बनाएं। निश्चित रूप से आप इन तथ्यों को आप समाकलित करें, यानी अपने उत्तर में आप जोड़ें। अब देखिएगा आप, इस तरीके से इस प्रमुख जनजातियों का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद में 1 बाई 1 सबसे पहले एस्किमो जनजाति को लें और एस्किमो जनजाति के बारे में आप विस्तार से वर्णन करें। शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें आप। फिर पिग्मी को,
और फिर लास्ट में बुशमैन को। इस तरीके से आप तीनों जनजातियों का वर्णन करें। यदि तीनों जनजातियों का वर्णन करवा रहा है तो तीनों जनजातियों का करें। एक ही जनजाति का वर्णन करवा रहा है प्रश्न में, एक ही जनजाति का उल्लेख आया है तो एक ही जनजाति को आपको एक्सप्लेन करना है। शब्द सीमा बढ़ा दें। यदि तीनों के बारे में पूछा है तो शब्द सीमा का ध्यान रखें। आप संक्षिप्तता ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर देवें। इस तरीके से आप करें। और लास्ट में देखिए, चूंकि जनजातियों की बात आई है तो मानचित्र भी बनाना न भूलें। विश्व का मानचित्र बनाएं, यानी रेखा मानचित्र बनाएं, और उस रेखा मानचित्र के अंदर आप इन तीनों जनजातियों के रहन श्वास वाले क्षेत्रों को, यानी ये तीनों जनजातियां विश्व में कहाँ निवास करती हैं, उस निवास क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विश्व का मानचित्र बना करके, स्केच में बना करके उसमें तीनों जनजातियों को आप प्रदर्शित करें कि विश्व में ये जनजाति यहाँ यहाँ निवास करती है। और जब मानचित्र बना दे तो इसके बाद में लास्ट का पॉइंट होगा निष्कर्ष। आप 5 लाइनों में निष्कर्ष लिख डालें। इस तरीके से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़िएगा। मानव व्यवसायों का विस्तार से वर्णन करते हुए प्राथमिक व्यवसाय पर टिप्पणी कीजिए। आपके कक्षा 11-12 में भी यदि ज्योग्राफी रही है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर यानी आपने पढ़ा होगा व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, या इसको दूसरे नाम से भी पूछा जाता है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां से भी प्रश्न आता है। तो आप व्यवसाय का दूसरा नाम आर्थिक क्रियाएं भी होता है, ये भी आप क्लियर रखें, ध्यान में रखें। तो यहां पर आपने कक्षा 11-12 में पढ़ा होगा कि मानव व्यवसाय या मानवीय आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इनको प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीय आर्थिक क्रियाएं, तृतीय आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं और पंचम आर्थिक क्रियाएं, इस नाम से इनको जाना जाता है। 500 आर्थिक क्रियाओं को आप जब पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, तो इनके अंदर बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं समाहित है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं समायोजित की जाती हैं, द्वितीय में कौन सी है, तृतीय में कौन सी है, चतुर्थ में कौन सी और पांचवें में कौन सी है। इस तरीके से आप इनके अंदर देख ले में कि कौन सी आर्थिक क्रिया के अंदर कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे तो कैसे देंगे, कौन कौन से पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं का अर्थ या व्यवसायों का अर्थ। मानव व्यवसाय क्या होते हैं या मानवीय आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, सबसे पहले आपको मीनिंग बतानी है। दूसरा पॉइंट, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण या प्रकार। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण जब आप करेंगे तो इनको 5 वर्गों में आपको बांटना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, वर्णन करने के बाद में यानी वर्गीकरण करने के बाद में इस प्रश्न में केवल क्या पूछा है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया के बारे में ही पूछा है। तो अब आपको अगला पॉइंट क्या लेना है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय, ये वाला पॉइंट बनाना है। और प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं उन सबको एक्सप्लेन करना है, और वो विश्व में कहाँ की जाती हैं ये भी आपको वर्णन में समाहित करना है। तो देखो, ध्यान देना, इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हो चुका है। लास्ट में अगला पॉइंट होगा मानचित्र। मानचित्र में आपको इसलिए बताना चाहूंगा, जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंदर कृषि है, आखेट है, पशुपालन है, भोजन संग्रहण क्रियाएं हैं, ये सभी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में समाहित की जाती है। तो ये दुनिया में कहाँ कहाँ की जाती हैं? कृषि, भोजन संग्रहण, आखेट, पशुपालन, खनन, ये दुनिया में कहाँ कहाँ की जाती हैं। तो विश्व का रेखा मानचित्र बना करके इन आर्थिक क्रियाओं को संकेतों के माध्यम से आप प्रदर्शित करना नहीं भूलें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं
और ज्योग्राफी के स्टूडेंट को मानचित्र यानी रेखा मानचित्र बनाना आना चाहिए। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ज्योग्राफी में मानचित्र के बिना ज्योग्राफी अधूरी है, अपूर्ण है। इसलिए मानचित्र के द्वारा आप ऐसे प्रश्नों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। जब आप मानचित्र और डायग्राम ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे, एग्जामिनर निश्चित रूप से इनसे प्रभावित होगा और आपके बहुत अच्छे अंक देने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिए, मानचित्र बनाने के बाद में अगला पॉइंट निष्कर्ष। 5 से 7 लाइनों में आप इस प्रश्न को निष्कर्ष रूप में पिरोते हुए इस प्रश्न को समेटने का प्रयास करें। तो लीजिएगा, ये आपका अगला प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से आपके। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय आर्थिक व्यवसाय या क्रिया पर विस्तार से प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिए, द्वितीय आर्थिक क्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इससे पहले वाले प्रश्न में हमने प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं पढ़ी, यहां पर द्वितीय आर्थिक क्रिया है। 500 आर्थिक क्रियाएं भी आ सकती है आपके पाठ्यक्रम में, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके प्रश्न पत्र में यदि 500 आर्थिक क्रियाएं आती हैं तो शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त रूप में वर्णन करना है। यदि प्राथमिक व्यवसाय या आर्थिक क्रिया को ही पूछा है तो आप शब्दों को बढ़ा दें, थोड़ा सा विस्तार कर दें। तो आप शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें। 5 से 6 पेजों में आप इन निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देवें। ध्यान दीजिए, यहां पर द्वितीय आर्थिक क्रिया, तो फिर से इसके स्टेप क्या होंगे। सबसे पहले चूंकि आर्थिक व्यवसाय या आर्थिक क्रिया के बारे में आपका प्रश्न है, तो सबसे पहले तो आप इसका अर्थ बतावें, मीनिंग बतावें कि आर्थिक क्रिया या व्यवसाय होता क्या है। दूसरा जो पॉइंट होगा आपका वो ये होगा कि प्रकार बताएंगे आप। पहला अर्थ हो गया, दूसरा प्रकार हो गया। अभी जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने विस्तार से बताया है। प्रकार बता दें कि आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इस तरीके से 5 आर्थिक क्रियाओं को आप एक डायग्राम के माध्यम से इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला पॉइंट यहां प्रश्न में देखिएगा, केवल द्वितीय आर्थिक क्रिया के बारे में पूछा है। तो 5 आर्थिक क्रियाओं के नाम तो आप लिख दीजिए, लेकिन यहां पर वर्णन किसका करना है, केवल आपको द्वितीय आर्थिक क्रिया। तो अब आप लिखिएगा द्वितीय आर्थिक क्रिया या द्वितीय व्यवसाय। इसको मोटे अक्षरों में लिख करके अंडरलाइन कर दें और इसका विस्तार से वर्णन करते जाएं कि द्वितीय आर्थिक क्रिया के अंदर, व्यवसाय के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं और वो विश्व में कहां की जाती हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर देवें। जब आप द्वितीय आर्थिक क्रिया का वर्णन कर दें, इसके बाद में अगला पॉइंट बनता है विश्व का रेखा मानचित्र स्केच में, और रेखा मानचित्र के द्वारा विश्व का रेखा मानचित्र बनाएं और इसमें द्वितीय आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी और कहां कहां की जाती हैं, इस बात का प्रदर्शन आप विश्व के रेखा मानचित्र में करें। और लास्ट का पॉइंट फिर निष्कर्ष। आप निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं 5 से 7 लाइनें कि आपका पूरे प्रश्न का सारगर्भित निष्कर्ष क्या बनता है, निचोड़ क्या होता है, वो आप 5 से 7 लाइनों में लिखना है। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण को, ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताते हुए विश्व में जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार का प्रश्न हमारे संसाधन भूगोल में भी आया है, अभी चर्चा करेंगे उसकी भी। इस प्रश्न का जवाब किन बिंदुओं में देंगे आप। सबसे पहले तो जनसंख्या वितरण, यहां प्रश्न है, प्रश्न के अंदर मूल शब्द है क्या है, जनसंख्या वितरण। सबसे पहले तो इसका आप अर्थ बताएं कि जनसंख्या वितरण होता क्या है। जब आप जनसंख्या वितरण का अर्थ बता दें, उसके बाद में क्या पूछा है, प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यानी पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में समान रूप से जनसंख्या वितरित नहीं है, असमान रूप से वितरित है। तो वो असमानता क्यों है, आपने संसाधन भूगोल वाले प्रश्न में देखा होगा, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में संबंध, रिलेशन कैसा है।
इस रिलेशन के वाले प्रश्न में 3 शब्द आए थे, न्यून जनसंख्या या अल्प जनसंख्या, एक जनाधिक्यता और एक थी अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये 3 प्रकार की जनसंख्या और संसाधनों के बीच में संबंध बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर भी वही प्रश्न बनता है कि जनसंख्या वितरण वाले प्रश्न में सबसे पहले आपको अर्थ बताना है, फिर कारक बताने हैं। कहीं पर जनसंख्या कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर अनुकूलतम है। कौन से वो कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? कहीं पर ज्यादा है तो क्यों है, कहीं पर कम है तो क्यों है, कहीं पर अनुकूलतम है, आदर्श जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन है तो क्यों है? आप इस बात को बताइए, वो कारक बताइए, किन कारकों के कारण ऐसा होता है। इन कारकों का आप वर्णन करें, 1 2 3 4 आप लिखते जाएं वो कारक और उनको एक्सप्लेन करते जाएं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसी का अगला, जनसंख्या वितरण पर प्रकाश डालिए। कारक बताने के बाद में जनसंख्या वितरण को आपको बताना है कि किस प्रकार के जनसंख्या वितरण है विश्व में। ये आप तीसरा पॉइंट रख सकते हैं। और इसके बाद में विश्व का मानचित्र यानी रेखा मानचित्र आपको बताना है। और रेखा मानचित्र में जनसंख्या का वितरण जब आप बताएंगे कि कहीं पर पॉपुलेशन कम है, ज्यादा है या मध्यम है, तो वो तीनों पॉइंट रेखा मानचित्र में आपको प्रदर्शित करने हैं कि यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर मध्यम है। ये तीनों चीजें आप विश्व के रेखा मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। और लास्ट का आता है निष्कर्ष। इस तरीके से लास्ट का पॉइंट आप निष्कर्ष लिखते हुए इस प्रश्न को आप समेट सकते हैं। तो लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपका तैयार हो चुका है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए, खंड से का पहला प्रश्न क्या है, मानव प्रवास, ह्यूमन माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले आप देखिए प्रश्न में मानव प्रवास के कारण, प्रभाव बताते हुए और मुख्य प्रवासों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। इस प्रश्न के जब आप पॉइंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो प्रवास का अर्थ बताना है आपको। क्या बताना है? प्रवास का अर्थ, मीनिंग, कि प्रवास होता क्या है। फिर आप बता सकते हैं प्रवास के प्रकार, प्रवास कितने प्रकार का होता है। फिर आप बताएंगे कारण, कि प्रवास होता क्यों है, क्या कारण है जिनकी वजह से मानव प्रवास करता है, उन समस्त कारणों को आपको बताना है। फिर आप बताएंगे प्रभाव। प्रश्न के अंदर अगला पॉइंट क्या है, प्रभाव, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो प्रभाव को भी आप सकारात्मक और नकारात्मक दो विधों में वर्गीकृत करते हुए प्रभाव बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर मुख्य प्रवास, मेजर माइग्रेशन कौन कौन से हुए हैं, मुख्य प्रवासों का आपको वर्णन करना है। और लास्ट में है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने से पहले आप मानचित्र यानी विश्व का रेखा मानचित्र बना सकते हैं और उसके अंदर मुख्य प्रवास बता सकते हैं कि किधर से किधर मुख्य प्रवास हुए। इनका भी आप मानचित्र के द्वारा प्रदर्शन कर सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट क्या होगा, निष्कर्ष होगा। इसमें आप निचोड़ लिख सकते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार व प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। सेटलमेंट 2 प्रकार का होता है यहाँ पर, एक प्रकार नगरीय बस्तियां और दूसरा होता है ग्रामीण बस्तियां। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है केवल ग्रामीण बस्तियों का पूछा है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व करते समय पहले बस्ती का अर्थ बताना है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बस्ती को अधिवास भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना। अधिवास, अधिवास शब्द आ जाए तो भी आपको बस्ती ही समझना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, बस्ती या अधिवास का अर्थ हो गया। दूसरा, प्रकार, बस्तियों के कितने प्रकार हैं, 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण बस्ती और एक नगरीय बस्ती। तीसरा, यहां पर कौन से बस्ती की बात की गई है, ग्रामीण बस्ती के बारे में बताना है। अब ग्रामीण बस्ती के बारे में या ग्रामीण अधिवास के बारे में आपको वर्णन करना है। इसके प्रकार बताने हैं। सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और फिर क्या बताना है, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ध्यान दीजिए, पैटर्न, कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या होते हैं। इस प्रकार से आप इनके अंदर जब प्रतिरूप बताएंगे तो इनके अंदर कुछ डायग्राम भी बनेंगे।
वो डायग्राम भी आप बनाना नहीं बोले। प्रत्येक प्रतिरूप में डायग्राम बनने की संभावना होती है, आप प्रत्येक प्रतिरूप के अंदर डायग्राम जरूर बनाएं। इस तरीके से ये प्रश्न आप कर देंगे। और लास्ट का पॉइंट होगा यहाँ पर निष्कर्ष। यहाँ पर मानचित्र किसी प्रकार का नहीं बनेगा, डायरेक्ट आप निष्कर्ष वाले बिंदु पर आ जाएंगे। इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़िए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव बताते हुए शहरी बस्तियों, ध्यान दीजिएगा, शहरी बस्तियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अभी इसलिए इसके पहले वाले प्रश्न में हमने ग्रामीण बस्तियों के ऊपर बात की थी, यहाँ पर शहरी बस्ती यानी नगरीय बस्ती आ गई। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव, यानी मानव जो क्रियाएं करता है, 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है, उन 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। मैं आपको कहना चाहूंगा कि नकारात्मक इफेक्ट यानी नेगेटिव इफेक्ट ही ज्यादा पड़ते हैं, तो उनका आपको वर्णन करना है कि मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसे कृषि करता है, खनन करता है, भोजन संग्रहण करता है, आखेट करता है, इनसे किस प्रकार के प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो आप पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि पर्यावरण पर मानवीय क्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं, इन प्रभावों को आपको बताना है। प्रभावों को बता दें, उसके बाद में अगला पॉइंट है यहाँ पर शहरी बस्तियां या शहरी अधिवास, नगरीय अधिवास भी कह सकते हैं इसको। इसका अर्थ क्या होता है, आप अर्थ लिख सकते हैं पहले तो, और उसके बाद में इनकी समस्याएं यानी आप शहरी बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं। और जब समस्याएं आ गई तो समाधान भी आपको बताने हैं। और लास्ट का पॉइंट बनता है यहाँ पर निष्कर्ष, तो आप निष्कर्ष बता सकते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और लास्ट का प्रश्न है टिप्पणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टिप्पणी, ध्यान दीजिएगा। टिप्पणियों में कोई 2 टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है, यहाँ पर 4 टिप्पणी हमने दी है। चारों टिप्पणियां आप जरूर तैयार कर लें। इनमें से हो सकता है कि टिप्पणी न आकर के इन्हीं का कोई बड़ा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए, तो वहां पर भी ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, टिप्पणी के अंदर 2 टिप्पणियां आपको करनी है, लेकिन चारों टिप्पणियों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली टिप्पणी क्या है, विश्व जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। विश्व जनसंख्या वृद्धि का यदि प्रश्न आता है या टिप्पणी आती है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आप अर्थ बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण बताएंगे, और जब कारण बता दें तो इनके प्रभाव बताएंगे, जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ते हैं, और फिर आप उपाय बताएंगे। और लास्ट का पॉइंट होगा निष्कर्ष। इस तरीके से आपकी पहली टिप्पणी कंप्लीट हो चुकी है। अगले दूसरे टिप्पणी के ऊपर बढ़ते हैं हम। दूसरी टिप्पणी क्या है, जनसंख्या घनत्व। ये प्रश्न आता है तो इसका भी इन बिंदुओं के माध्यम से आप उत्तर दे सकते हैं। पहले तो आप जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। दूसरा है जनसंख्या घनत्व के प्रकार क्या हैं, आप प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व अधिकतम, न्यूनतम, मध्यम, कम घनत्व, अधिक घनत्व, इस प्रकार इसके प्रकार बता सकते हैं। और घनत्व के प्रकार बता करके फिर विश्व का मानचित्र भी, रेखा मानचित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। विश्व के रेखा मानचित्र में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट का पॉइंट क्या है, निष्कर्ष। इस तरीके से आपका प्रश्न कंप्लीट है। अगली टिप्पणी के ऊपर बात करते हैं, तो अगली टिप्पणी देखिएगा क्या है, जनसंख्या प्रदेश, पॉपुलेशन रीजन। सबसे पहले इस प्रश्न को करते समय आपको क्या करना है, अर्थ बताना है कि जनसंख्या प्रदेश होता क्या है, जनसंख्या प्रदेश किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताना है। फिर विश्व को कितने जनसंख्या प्रदेशों में बांटा गया है तो उसके प्रकार बताने हैं। जब आप प्रकार बता दें तो विश्व का रेखा मानचित्र बनाना है। विश्व के रेखा मानचित्र में इन प्रकारों को प्रदर्शित करना है आपको, और लास्ट में निष्कर्ष, निचोड़ आपको लिखना है। इस तरीके से 4 बिंदुओं के माध्यम से इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और लास्ट की टिप्पणी है नगरीय विस्तार या नगरीकरण, सिटिलाइजेशन। नगरीय विस्तार क्या है,
नगरों का विस्तार होना, लगातार आप देख रहे हो लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से नगरों का विस्तार लगातार हो रहा है, नगर फैल रहे हैं। तो ये नगरों का विस्तार होना या नगरों का बढ़ जाना, नगरों के आकार में वृद्धि हो जाना, ये नगरीकरण कहलाता है। तो इसको भी आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले इसका अर्थ बताएंगे कि नगरीय विस्तार या नगरीकरण क्या होता है। दूसरा, इसके कारण बताएंगे कि नगरीकरण के कारण क्या है। तीसरा, इससे किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चौथा, समाधान क्या हो सकते हैं, समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। और पांचवा, निष्कर्ष। इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो लीजिए, आपका मानव भूगोल का ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। 15 प्रश्न आपको बता दिए हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि 25 अप्रैल के होने वाले पेपर में आप हमारा अभिनव वनडे सीरीज का मॉडल पेपर हूबहू आपको मिले और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पेपर देने के बाद में एक सुकून महसूस करें। निश्चित रूप से देखो साथियों, विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा, जब आप तैयारी के साथ एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और आपका बहुत अच्छा प्रश्न पेपर हुआ है, आपके चेहरे की खुशियां कुछ अलग होती हैं, आपके चेहरा कुछ अलग नजर आता है। देखिए, कॉलेज में पेपर अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको तरीका आपने बता दिया है, हमारे अनुभवी साथियों के द्वारा, जो टीम के द्वारा जो पेपर तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा पेपर है। अभिनव वनडे सीरीज को पढ़ना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।